जीत जी से। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और आपका डेयरी फार्म ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इसका नाम मैंने सुना हुआ है। जी। और मैं बहुत इस डेयरी फार्म से, जब मेरा करियर डेयरी फार्मिंग में शुरू हुआ था तब से मैं इस फार्म से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ। जब ये फार्म अभी बिल्कुल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के स्टार्ट में था और फिर धीरे धीरे आपने तो अब एक्सपेंड करके बहुत बड़ा कर लिया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही सवाल से करूँगा कि अपने बारे में कुछ बताएं कि हु इज़ अभिजीत। ओके। मतलब अभिजीत जी जो है वो कौन है, क्या करते हैं, आज जो भी है वो क्यों है। ओवर टू यू। मेरा नाम अभिजीत बालगुड़े। मैं 2009 में मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया और 2010 में मैं और मेरे मामा जी जो वेटरनरी डॉक्टर है, तो उन्होंने कुछ साल इधर प्रैक्टिस किया है, मतलब 20 साल तक प्रैक्टिस किया। और उन्होंने फिर 2003 में डेयरी फार्म की शुरुआत की 20 गाय से, 20 काउ से। तो उन्होंने फिर बढ़ाते बढ़ाते 100 काउज तक चले गए थे। तब मेरा बैचलर कंप्लीट हो गया। तो बैचलर कंप्लीट होने के बाद वो बोले कि हम ये बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए कौन तो चाहिए इधर करने के लिए, मतलब बिज़नेस बढ़ा गया, क्योंकि उनको बाकी के भी बिज़नेस थे। तो वो बोले कि आप आ सकते हैं तो फिर हम आगे बड़ा फार्म कर सकते हैं। तो मैं मेरा बैचलर होने के बाद फिर एमकॉम को एडमिशन लिया, लेकिन इधर का डेयरी का नॉलेज लेना चालू किया 2010 में। फिर 2010 से फिर हमने जगह थोड़ी बदली फार्म की। तो उसमें हमारा विजन था कि कम से कम 500 एनिमल का फार्म करें। तो मैं 2010 में आ गया इस बिज़नेस में। मैं और मेरे मामा जी ने बहुत सिखाया मुझे और इसमें डेयरी बिज़नेस का। और उन्होंने फिर 2010 से मैं ये बिज़नेस में आ गया सर। और फिर थोड़ा मैं भी सोचा कि थोड़ा मॉडर्न चाहिए फार्म, तो समझिए कि कुछ ऐसा करे कि 500 एनिमल कम से कम आदमी में चले। फिर उसका एटोमाइजेशन हो या जो टीएमआर मशीन है या कुछ मिल्किंग पार्लर है, मतलब कम से कम आदमी में। और अच्छा दूध, मिल्क क्वालिटी भी अच्छा रहे, क्योंकि हम जब देखते थे पहले तो हाथ से दूध निकालते थे या कुछ ऐसा, थोड़ा उसमें बैक्टीरियल लोड वगैरह ज़्यादा रहता। तो ये देख के थोड़ा हमने मॉडर्न डेयरी की तरफ चलने के लिए मैंने और मेरे मामा जी ने फिर शुरुआत की। और 2014 में इधर हम फार्म लाए। अभी अभी जो फार्म है वो तो पहले अलग जगह पे था, इधर से 6 किलोमीटर पे था। तो मैंने 2010 से सर चालू किया है इसमें। और अभी 2024 है, मतलब 14 साल हो गए सर। फिर मैं आया था इस बिजनेस में तो 100 गाय था और अभी 700 के करीब गाय है। टोटल हर्ड हमारा 700 का। 700 का है। तो मामा जी मतलब डॉक्टर रविंदर डॉक्टर सावंत, रविंद्र सावंत, और यस। उनका इस जगह पे बहुत नाम मैंने सुना हुआ है। हाँ, लगभग पूना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है वो सब उनको पहचानते हैं। पहचानते हैं, हाँ। जानते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो लोगों की हेल्प भी बहुत करते हैं। अगर किसी को डेयरी फार्मिंग में कोई मदद नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए या कोई कौन सा काम कैसे हो सकता है, कंसल्टेंसी जो चाहिए, और मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे से वो सपोर्ट करते हैं। जी तो सर। एक तरह से अब ये उनका खुद का भी फार्म हो गया जिसमें आप वो मिलकर हाँ। फार्मिंग करते हैं। जी। अभिजीत जी अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे वैसे तो मेरे मामा जी, 3 मामा जी है मेरे को, मुझे। और सबसे बड़े जो है वो डॉक्टर रविंद्र सावंत, जो कि इन्होंने ये सब चालू किया है बिजनेस। तो वो पहले वेटरनरी डॉक्टर थे, तो 1987 में उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया और वो 2003 तक प्रैक्टिस करते रहे। तो उस प्रैक्टिस छोड़ने के टाइम उन्होंने ऐसा ये किया कि जो जो फार्मर वो देखते थे कि वो कौन से भी फार्मर ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं था।
ये जो मिल्क फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग में है ना, क्योंकि उनके मतलब सब ऐसे गरीब ही थे, ऐसा कौन सा बड़ा आदमी ऐसा ये बिजनेस नहीं करता था उस टाइम, कि ये सपोर्टिव बिजनेस खेती के लिए, हाँ, इसके लिए साइड बिजनेस माना जाता था। तो उन्होंने ये सब देख के उनको पता चला कि इसमें सब टाइड अप गाय को करते, मतलब बांध के रखते, उसमें कंक्रीट करते, फिर उसके ऊपर मास्टाइटिस का ज्यादा ये रहता है, मास्टाइटिस के डिसीज जो है वो बार बार आते हैं, थाइलेरिसिस आता है या कुछ हुप के प्रॉब्लम रहते हैं इसमें। तो उन्होंने फिर हमने देखा कि उन्होंने देखा कि थोड़ा लूज हाउसिंग का फार्म करके देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा उन्होंने पहले टाइड अप का किया कुछ कुछ साल, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम आने लगे वो फार्मिंग में, कि मैं खुद डॉक्टर हो के मुझे इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो बाकी डेयरी फार्मर को तो आएंगे ही। फिर उन्होंने कुछ बफेलो भी परचेस की, ये गाय का थोड़ा बीमारी ज़्यादा लगता था तो बफेलो मतलब 50 बफेलो परचेस किया। फिर बफेलो में थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम आने लगा कि यील्ड कम है या उसमें ऑक्सीटोसिन का यूज़ करना पड़ता है या उसके बच्चे संभालने पड़ते हैं मिल्क लेट डाउन के लिए, या लेबर ज़्यादा लगते हैं, मतलब हर 10 बफेलो के पीछे एक आदमी लगता है उसको मिल्किंग या बाकी सब करने में। तो वो सोच के फिर वो कुछ उस टाइम तो ज़्यादा इंटरनेट का 2000 में ज़्यादा इतना ये नहीं था, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे कि उनसे मिले हो कि वो जो बाहर के यूरोप गए थे, इज़राइल को गए थे या ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को ऐसे गए थे, तो उनसे बातचीत किए हो तो वो बोले कि इज़राइल में ऐसा ऐसा होता है कि लूज हाउसिंग का फार्म रहता है, उसमें गाय खुली छोड़ दी जाती है, तो उसमें पानी उधर ही रहता है, खाना उधर ही रहता है और वो घूमते रहते हैं। तो ऐसा मॉडल एक 3-4 मॉडल डॉक्टर साहब ने तैयार किए और उसमें फिर क्या क्या प्रॉब्लम कौन से मॉडल में आता है वो थोड़ा ये किया। फिर उन्होंने फार्मर को भी ऐसे किए फार्म, वो सक्सेस हो गए उसमें कि बीमारी नहीं कुछ आ रहे, फिर गाय को धोने का नहीं है, चारा खाली डालने का है और दूध निकालने का है, उसको ना बांधने का है ना उसका गोबर उठाने का है नहीं, लेकिन फार्मर का 50% काम उसमें कम हो गया। लेकिन आपका जो सवाल है वो मैं एक ही आदमी को ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ कि उन्होंने सब ये किया है कि फैमिली के रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि एक फैमिली के वो एक मेंबर भी है हमारे, लेकिन उनका जो विजन था फार्मर के लिए ऐसा करने का, खाली मुझे करने का नहीं, कि फार्मर क्यों नहीं सक्सेस हो रही, इसलिए उन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की है। लेकिन उनका तो प्रैक्टिस चालू ही था या दूसरे बिजनेस थे, लेकिन फार्मर क्यों आगे नहीं जा रहे हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्होंने ऐसे फार्म अलग अलग किए, फिर उसमें वो सक्सेस हो गए और उन्होंने फार्मर को शुरुआत में 30 मतलब 30 फार्मर को ये फार्म डाल के दिए। फिर वो भी सक्सेस हो गए तो फिर और ऐसा भी तो 350 फार्मर को उन्होंने फार्म डाल के दिए, 350 हमारे एरिया में, बाकी अलग एरिया में थोड़ा अलग है। हाँ नहीं, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि डॉक्टर सावंत का जो इतना मेहनत उन्होंने आम लोगों के लिए की, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो और आप एक तरह से पूरा क्रेडिट जो उनका बनता है आप उनको पूरा क्रेडिट दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और आपके तो चलो वो फैमिली मेम्बर हो गए, इन जनरल इस इंडस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ, डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री जिस उससे गुजर रही है, तो बहुत कम फार्म है जो सक्सेसफुल है, ज़्यादातर फार्म खुलते हैं और कुछ सालों बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए लोगों की हेल्प, आपने बताया 350 फार्म अब तक वो सपोर्ट कर सके, उसमें छोटे फार्म भी होंगे, बड़े भी होंगे, गाय वाले भी होंगे, भैंस वाले भी होंगे, और लोगों को गाइड करना कि फार्म को किस तरीके से करो तो आप प्रॉफिट में आओगे, तो ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो हमें वो अट्रैक्शन उन्होंने दिया और फिर हम ये बिजनेस में मैं आ गया। उनका भी लड़का जो मामा जी का किरण है वो भी अपना डेयरी मार्ट ये संभालता है। तो अभी सब हमारे जो अभी मेरे 2 नंबर के जो मामा जी है उनका लड़का अभी बीएससी कर रहा है राजस्थान को, तो उसको भी इसमें आने गए, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है अभी। हाँ हमने ये किया है कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये गाय छोड़ के दूसरा बिजनेस नहीं करने का है,
इससे रिलेटेड बहुत बिजनेस है, वो आप सब कर सकते हैं। और सब लड़के, अभी भी जो लड़के मेरे से छोटे हैं या और जो कुछ स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको भी डॉक्टर साहब का ये कहना है कि करना है तो बिजनेस ही करना है, नौकरी नहीं करनी है। अच्छी बात है, मतलब सच में अपना बिजनेस अपना ही होता जी। है। डेयरी फार्मिंग में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपने डेयरी फार्म खोला है तो आप 24 घंटे के लिए डेयरी फार्म के लिए ही हो, जी। आप अपना अदरवाइज लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, ऐसा कहा जाता है। क्या आपके केस में ऐसा ही है? नहीं, मेरे केस में मतलब हमारे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभी इधर मैनेजमेंट जो किया है इधर, क्योंकि शुरुआत में था कुछ 6 7 8 साल तक हमने भी 24/7 मतलब इधर ही फार्म पे रहते थे, या डॉक्टर साहब रहेंगे या मैं रहूँगा, दोनों में से एक रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया है सर, जो इधर हम अभी 3 डॉक्टर से इधर फार्म पे, कुछ अकाउंट के लिए अलग आदमी है, फिर फीड मैनेजमेंट के लिए अलग आदमी है, फिर ऐसे लोग जो है वो रखे, टीम बन गई। और कुछ इसमें ऐसे एसओपीज हो गई या कुछ चेकलिस्ट हो गई कि वो काम करने के लिए वो आदमी ने करने का, मतलब जो पर्सन है उसको जिम्मेदार, ड्यूटी डिवाइड हो गई और वो उतना करता है, तो उसमें सब काम आते हैं। और अब 15 साल का मेरा, 14 15 साल का, और डॉक्टर साहब का 20 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसमें क्या क्या काम रहते हैं, डेली के कौन से है, वीकली कौन से है, फोर्टनाइटली कौन से है, मंथली कौन से है, उसकी चेक लिस्ट रहती है। उसके हिसाब से हर एक आदमी को काम जो है वो डिवाइड कर दिया है, और उन्होंने खाली वो काम करने का है। वो जो फिर व्हाट्सएप ग्रुप है या उस पर डालते हैं वो, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए कि ये काम हो गया है कि नहीं हो गया है, कंफर्मेशन के लिए। हाँ हाँ, तो वैसा हम चला रहे, तो हम इधर नहीं रहते तो भी फार्म चलता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसको एक हर रोज़ उसका ये लेना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया वो। ये बताइए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, क्या आपका फार्म प्रॉफिट में है? बिल्कुल प्रॉफिट में है। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, मिल्क यील्ड एक मेनली चीज़ है, और दूसरा है मिल्क क्वालिटी, मतलब सस्टेन प्रोडक्शन कितना है, मिल्क क्वालिटी कैसे, उसके ऊपर रेट ये होता है। अभी देखिए बाहर, अभी महाराष्ट्र में क्या हो गया, 28 रुपीज़ से अभी रेट चालू है होलसेल से। लेकिन हमको 37 38 रुपीज़ या 40 रुपीज़ तक भी मिलता है, क्योंकि मिल्क क्वालिटी वैसा है होलसेल में। यस, क्योंकि वो हमारा खुद का भी प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट, तो उसकी तरफ से थोड़ा वैल्यू एडिशन भी होता है, मतलब जो दूध मिल्क पैकिंग करके बेचते हैं या बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से वैल्यू एडिशन मिलता है। दूसरी चीज़ है कि मिल्क क्वालिटी ऐसा है कि अभी हम दूसरे भी फार्मर से दूध लेते हैं जिसका उसमें क्वालिटी रहता है, फिर एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री, या फिर बैक्टीरियल लोड कितना होगा, मतलब ये से सब प्रिकॉशन लेने के बाद वो दूध का रेट ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो हम अभी, हमारा अभी क्लस्टर फार्मिंग है, उधर से दूध ले रहे हैं, तो वो भी फार्मर का दूध 35 रुपीज़ से लेते हैं हम, जो कि बाहर 28 रुपीज़ चल रहा है। तो रेट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपको रेट भी नहीं मिला तो यील्ड ज़्यादा होने के बाद आपको रेट उधर आपका मैचअप होता है, मैच होता है। बट और अगर दोनों ही चीज़ें अच्छी हो, हाँ, तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन मिल्क का ऐसा क्वालिटी आपने बनाया तो आपको रेट मिलेगा ही। बहुत सी कंपनी, नेस्ले या समझिए डायनामिक्स है, ये कंपनियाँ भी ज़्यादा रेट से दूध लेती है यदि वैसे क्वालिटी का दूध रहेगा तो। और गाय के दूध का डिमांड है? बिल्कुल है डिमांड अभी, तो जितना भी दूध आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो सब तो आपका लग ही रहा है, और हाँ, आप बाहर से भी procure परचेज कर रहे हैं सर। प्रॉफिटेबल मतलब क्या है कि आपका एक एवरेज भी मिल्क का रहना चाहिए मेंटेन, मतलब फार्म का मतलब मिनिमम 15 के ऊपर एवरेज चाहिए आपका। जो गाय जो दूध दे रही है वो सब गाय का एवरेज 15 तक चाहिए फार्म को सस्टेन करने के लिए। ब्रेक इवन तक रहने हाँ के लिए। हाँ,
आपने जैसे शुरुआत में बताया कि जब फार्म पहले जब शुरू हुआ था 20 गाय से, उसको बिल्कुल आप ट्रेडिशनल तरीके से आपने शुरू किया जी और फिर 2013-14 में आपने मॉडर्न हम्म, कर लिया। इन दोनों में अंतर क्या आया लेबर के अलावा? जैसे आपने बताया कि दूध की क्वालिटी आपकी बेस्ट है, तो क्या वो मॉडर्नाइजेशन के कारण बेस्ट है या ब्रीड के कारण बेस्ट है? यानी कि जो आपने मॉडर्न किया क्यों? जी एक तो आपने बताया था कि उसमें मेस्टाइटिस या उस तरह की बीमारियों को आपको सामना करना पड़ता है। उसके अलावा कुछ और भी तो मेजर ऐसा कुछ रहा होगा कि आपने एकदम से ऑल टुगेदर डिफरेंट सेटअप बनाया, तो वो क्या रीजन? नहीं, उसमें रीज़न क्या है सर कि हमने कुछ इंटरनेट पे भी एक मतलब सर्च किया या कुछ थोड़ा स्टडी किया। उसमें से ये निकल का है कि मतलब इंडिया का जो मिल्क है पूरा ही, तो वो ऐसा दूध पीने लायक जैसा नहीं है। मतलब दूध पीने लायक इन द सेंस कि उसमें हाथ से हम दूध निकाल रहे हैं तो उसमें दूध जल्दी ख़राब हो रहा है, या फिर कुछ डेयरी वाले सुबह का दूध रात का दूध कलेक्ट ही नहीं करते, वो रात का दूध सुबह कलेक्ट करते हैं, तो उसमें बैक्टीरियल लोड बढ़ रहा है या दूध जल्दी ख़राब हो रहा है। लेकिन कुछ तो उसमें मिला के वो दूध सही करके बेचा जा रहा है, अडल्ट्रेशन हो रही है। मतलब दूध का क्वालिटी बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? तो वो मिल्क हाथ से निकाल रहे हैं। हाथ से निकालने में कुछ चैलेंजेस है कि आदमी का थोड़ा एक गाय पे उतना स्पीड जितना रहेगा वो दूसरे गाय पे नहीं रहेगा। तीसरी गाय होने के बाद और थोड़ा अलग रहेगा स्पीड, या दबाने का जो उसका ताकत है वो कम पड़ते जाएगा। तो वो नेचुरली जैसे दूध निकलता है या बच्चा दूध पीता है, वो खाली मिल्किंग मशीन में या मिल्किंग पार्लर में आ सकता है, वो आदमी में नहीं आ सकता है। दूसरा चीज़ ये क्या है कि गाय समझिए आप दूध निकाल रहे हैं, गाय पेशाब कर रही है तो या गोबर कर रही है, तो हाइजीन उतना मेंटेन नहीं हो रहा है। फिर दूध जो है वो वैसे ही फार्मर रखते हैं बाल्टी में, मतलब बकेट में, तो उसमें मक्खियाँ गिर जाती है या कुछ भी गोबर गिरता है, तो ये सब प्रॉब्लम थे। इसलिए फिर हमने पहले बकेट मशीन ली थी। फिर बाद में 200 एनिमल जब क्रॉस हो गए तो हमने डी लेवल का मिल्किंग पार्लर लगाया, 6/2 का हेरिंगबोन पार्लर है, 12 यूनिट का है। तो एक बार 12 गाय की मिल्किंग होती, तो उसमें पार्लर में एटोमाइजेशन करके क्या फ़ायदा हो गया? मतलब हाथ से निकालते थे, फिर बकेट से, और फिर पार्लर पे क्यों शिफ्ट हो गए? तो एक तो आपको मैंने पहले बताया कि लेबर कम लगती है। दूसरी चीज़ क्या है कि मिल्क हाइजीन, मतलब जो मिल्क हाइजीन मेंटेन होती है पार्लर से, कि आपने लगाया मशीन तो दूध ऑटोमेटिक बीएमसी में जाता है और उधर 4 डिग्री पे कूलिंग होता है। तो ये मिल्क हाइजीन मतलब बैक्टीरियल काउंट कम हो गया आपका दूध का। और जो पार्लर का सिस्टम वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग होता है, तो उसमें आदमी का कौन सा ये नहीं है कि हाथ से धोने का है, या एक दिन धोया ही नहीं लेबर ने तो अंदर कुछ रह गया या खराब हो गया, तो इसलिए वो एक ऑटोमेशन है। और दूध डायरेक्टली कूलर से टैंकर में जाता है, तो उधर हवा का या वेदर का कुछ संपर्क नहीं आता है, आदमी का कुछ संपर्क नहीं आता है, तो विदाउट हैंड टच है। इसलिए मिल्क का क्वालिटी अच्छा रहता है। या उसमें कुछ फिल्टर्स भी है उसमें, तो उसमें कुछ गाय का बाल नहीं जा सकता है, गोबर नहीं जा सकता है, या दूसरी कुछ जो चीज़ें कि जो अनहाइजीनिक है वो फिल्टर होके दूध जाता है उसमें बीएमसी में। तो ये चीज़ें होता है आपका, लेबर तो कम लगती है। दूसरा चीज़ ये है कि सर हम अभी एंटीबायोटिक फ्री, मतलब अफ्लाटॉक्सिन फ्री, एंटीबायोटिक फ्री ऐसे भी कुछ क्लेम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स फ्री दूध बनाने के लिए जिस गाय को समझे गाय बीमार हो गई तो एंटीबायोटिक तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है पार्लर का, तो उसमें एक फ़ायदा क्या हो गया, और एक फ़ायदा एटोमाइजेशन का, कि समझे आपने उसको एंटीबायोटिक दिया तो हम इधर अंदर ही छोड़ते हैं गाय, तो उधर जाने के बाद वो सिस्टम उसको मिल्क ही नहीं निकालते, मतलब एलो नहीं करते वो गाय को कि मिल्क का भी निकाल दे। मतलब डोंट मिल्क में हमने उसमें सॉफ्टवेयर में डाला तो इधर
मिल्क ही नहीं होता है उसका, तो उसका दूध अलग निकलता है बकेट में, उसमें मिक्स नहीं होता है। तो एक एटोमेशन फ़ायदा है कि आपका दूध एंटीबायोटिक फ्री तैयार होता है। दूसरा सर उस सिस्टम का और कुछ फ़ायदे है कि आपको मिल्क समझता है वो गाय ने कितना दिया है ऑटोमेटिक, फिर वो आपके सॉफ्टवेयर में डाटा उसका स्टोर रहता है। आप कभी भी उसका पीछे का रिकॉर्ड, पिछले लैक्टेशन का 2 4 5 10 लैक्टेशन का मिल्क देख सकते हैं। उधर भी आपको जो मिल्किंग पार्लर में भी आपको दूध दिखाता है, कम दूध दिया तो भी आपको उधर वो मशीन बताता है कि ये गाय ने आपको दूध कम दिया है, उसको चेक करो, एक कुछ वो हीट पे है क्या, या कुछ उसका पेट का प्रॉब्लम है क्या, या कुछ बीमारी दूसरी है क्या। तो उसको आपको एक अलर्ट आ सकता है, या आपको पहले से एक प्रिकॉशन में वो सिस्टम बता देता है कि ये गाय को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, आप उसके तरफ ध्यान दे दो। तो ये एक फ़ायदा है वो सिस्टम का। तो हमारे फार्म पर तो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, अगर उसमें मोटी मोटी चीज़ें गिने, एक तो हो गया पार्लर, 12 यूनिट का डी-लेवल का जी पार्लर, जिसके बारे में आपने बताया कि उससे आपका लेबर का भी बेनिफिट हो रहा है, दूध की क्वालिटी में भी benefit हो रहा है। उसके अलावा बीएमसी है, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ फैंस लगे हुए हैं, ये गाय को मतलब गर्मी से बचाने में हेल्प करते हैं। ब्रश लगे हुए हैं, वो भी गाय के लिए अच्छी चीज़ है, उनका ब्लड सर्कुलेशन होता है। और टेक्नोलॉजी में आप क्या, टीएमआर भी है, टीएमआर मशीन में। टीएमआर मशीन है, उसका बेनिफिट थोड़ा बताएंगे? मतलब पहले टीएमआर से पहले और बाद में आपको क्या फर्क दिखता है? नहीं, टीएमआर जिधर मतलब जानवर बढ़ता है तो थोड़ा सा आसान नहीं रहता है कि हाथ से ही फीडिंग करें, और दूसरा मतलब लेबर बचता है, दूसरा चीज़ प्रॉपर मिक्सिंग होता है। मतलब हम अभी फॉडर में जो है, वो टीएमआर में जो ग्रीन फॉडर में मेज डालते हैं चॉप करके, फिर लूसर्न डालते हैं, फिर ड्राई पाउडर रहता है, और हमारा ही खुद का कॉन्सनट्रेट फीड रहता है। आपकी फीड में जी सर। और ये 4 टाइप के जो आइटम डालते हैं उसमें, तो आदमी से एक लिमिटेशन रहता है कि कितना वो मिक्सिंग अच्छा कर सकता है मशीन में और आदमी में, ये बहुत अंतर है। और कुछ मतलब आधा घंटा या 1 आवर तक काम करने के बाद आदमी भी उतना तरीके से प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से हम टीएमआर मशीन लाए, तो मिक्सिंग सर प्रॉपर होने लगा। और दूसरा फायदा उसका क्या हो गया है कि पेट के प्रॉब्लम जो है डाइजेशन के, वो बहुत कम हो गए। मतलब वो प्रॉपर मिक्सिंग, मतलब पहले क्या होता था कि कॉन्सनट्रेट फीड थोड़ा किसी गाय को ज़्यादा आ जाता था या किसी गाय को कम, तो प्रोडक्शन में भी कम ज़्यादा होता था। जिसको ज़्यादा कॉन्सनट्रेट जाता है उसका थोड़ा दूध ज़्यादा, जिसका कुछ गाय हर्ड में ऐसे रहती है कि वो खाली खोजती रहती है कि कॉन्सनट्रेट किधर मिले मुझे, वो मतलब चुन सकती है। तो फिर उसका वो उसने भी ज़्यादा खाने के बाद फिर उसका पेट खराब होता था, ब्लोट या टिम्पनी, ऐसे थोड़े डाइजेशन के प्रॉब्लम रहते थे। इसलिए फिर हमने टीएमआर मशीन लाई। उसके बाद लेबर बच गई, ये डाइजेशन के प्रॉब्लम बहुत कम हो गए, मिल्क यील्ड जो है वो एक जैसे गाय की रहती है, और काम भी बचता है, क्योंकि क्या होता है यदि लेबर को ज़्यादा भी ऐसा लोड का काम या कुछ शारीरिक काम, फिजिकल काम ज़्यादा रहता है, तो लेबर आपके इधर रहती नहीं है ज़्यादा, तो उसका काम कम होने के बाद फिर लेबर आपके पास लेबर के लिए सस्टेनेबल। सुविधाजनक हो गया, हाँ हाँ, लेबर के लिए। उनको काम करने में यहाँ आसानी होगी, तो हाँ, लंबे समय तक लंबे आपके समय साथ तक काम करता है। जी। ये भी एक मैनेजमेंट का पॉइंट है। मतलब गाय का फायदा भी हुआ, फार्म का फायदा। जी। दूसरा चीज़ है कि फैन से तो सबको सब जानते हैं, फैन लगाने के बाद उसको एक तो गर्मी हवा लगती है तो गर्मी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। दूसरा चीज़ वेंटिलेशन उसको रहता है, और जो फार्म में कुछ गोबर से या यूरिन से जो कुछ गैसेस तैयार होते हैं, मतलब मीथेन, अमोनिया, ये फैन से बाहर आ जाते हैं, तो वो आपको प्रोडक्शन में या डिसीज कंट्रोल में एनवायरनमेंट ठीक रहता है। ठीक रहता है। फिर मक्खियाँ कम रहती है, तो ये तो आपका गोबर भी जल्दी सूखता है फार्म आपके का। फार्म पर तो देख रहा हूँ मक्खी वैसे ही बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब हम बिल्कुल ये गोबर के साथ में ही बैठे हैं। जी सर।
मक्खियाँ भी कम है और स्मेल भी नहीं आएगा आपको। कौन सा फार्म है ऐसा कि टाइड अप फार्म जो रहते उसमें ऐसा 10 गाय होने के बाद भी इतना स्मेल आता है। तो आप इधर इसके लिए कुछ स्प्रे भी करते हैं मक्खी के लिए, या मक्खी के लिए नहीं स्प्रे करते, लेकिन जो गोबर डिकम्पोज होने के लिए या स्मेल नहीं आना चाहिए आपके फार्म में, गुड बैक्टीरिया बढ़ने के लिए हम ईएम सॉल्यूशन जो रहता है इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके स्प्रेइंग हर 8 दिन में करते हैं इधर फार्म पे। जी सर। बीच में आपने जिक्र किया था कि आपने कुछ इंटरनेट पे सर्च किया, या डॉक्टर सामंत जो है वो कुछ ऐसे लोगों से मिले जो इजराइल, यूरोप या और बाहर की कंट्रीज का फार्मिंग समझते थे। क्या आपका भी बाहर जाना हुआ? नहीं, डॉक्टर साहब और मैं दोनों भी अभी तक बाहर के देश में नहीं गए फार्म देखने के लिए। बाहर से कोई यहाँ आपके फार्म बाहर से बहुत लोग आए, मतलब ऐसा कौन सा मतलब मिल्क प्रोड्यूसर का जो कंट्री है, हाँ जी, मतलब यूरोप के बहुत कंट्रीज है, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका के वो स्टेट है, साउथ अमेरिका में थोड़ा कम है, जी, अफ्रीका में भी नहीं इतना है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हाँ जी, ये सब जगह के जो डॉक्टर्स है या ये डेयरी बिजनेस में या डेयरी प्रोसेसिंग में जो बड़े इंसान हैं वो सब इधर फार्म पे आके गए। कुछ हमारा अलग लगा तो वो भी लेके गए वो, लेकिन उससे ज़्यादा हमको भी नॉलेज ज़्यादा देके गए वो लोग। तो जो डॉक्टर्स है उन्होंने उधर क्या रिसर्च किया है, इधर क्या करना चाहिए, और कुछ कंपनियां का जो रहती है न्यूट्रिशन में या एटोमाइजेशन में रहे, उनके भी बहुत से डॉक्टर्स हो गए या कुछ एमडीज हो गए या कुछ लोग हो गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमको, उधर क्या हो रहा है इधर क्या चल रहा है, तो उनसे हमको सीखने को बहुत मिला है सर। तो कुछ पॉइंट्स बताइए ना, आपने उधर से क्या सीखा? ये मतलब लूज हाउसिंग का कंसेप्ट ही उधर से हमने सीखा, मतलब जो इधर के डॉक्टर्स गए थे बाहर, तो उन्होंने उस टाइम हमको सिखाया कि ऐसे ऐसे शेड रहते, फिर उन्होंने फोटोज दिखाए उधर जाने के बाद कैसे रहते क्या। उधर से ये नॉलेज आ गया कि इजराइल से मेनली कि उधर ऐसे ऐसे फार्म होते, तो उस टाइप के हमें इजराइल टाइप के शेड बनाए। तो फिर बाकी के कि एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री, हेवी मेटल्स फ्री, ऐसा दूध कैसा बनाने का है। तो फिर उधर से फिर कुछ ऑलटेक के हमारे पास आती थी टीम, डायनामिक्स की टीम आती थी, तो उनसे उन्होंने बहुत सिखाया हमको कि एंटीबायोटिक्स दूध कैसे तैयार करना है, अफ्लाटॉक्सिन टेस्टिंग उसमें क्या क्या है, क्या करने के बाद ये दूध ऐसा तैयार हो सकता है, बैक्टीरियल लोड कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, फिर आप प्री डिपिंग करो, पोस्ट डिपिंग करो, स्ट्रिपिंग करो, या पार्लर में सीआईपी कैसा होना चाहिए, ये सब एटोमाइजेशन का डीलावाल ने सिखाया हमको। तो ये सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग, फिर हाइजीन का डॉक्टर देशपांडे बोल के जो अभी गुजर गए, लेकिन उन्होंने हाइजीन का बहुत सिखाया हमें कि इधर फार्म में हाइजीन रखने के लिए कौन से स्प्रे लिए जाते हैं, ये फीड मैनेजर है वो कितने दिन में क्लीन करना चाहिए, वाटर टैंक्स कितने दिन में क्लीन करना चाहिए, उसको वाइट वॉश कितने दिन में करना चाहिए। तो ये सब जो एसओपी है वो उन्होंने सेट करके दिया है हमको, तो उनका बहुत योगदान है। फिर न्यूट्रिशन में डॉक्टर महाजन सर बोल के, तो उन्होंने न्यूट्रिशन में हमको बहुत सिखाया है कि पाउडर कौन सा देना चाहिए, फीड कैसा बनाना चाहिए, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग फीड बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी नीड अलग अलग रहती है, फैट की, प्रोटीन की, मिनरल्स की, वाइटामिन की। तो ये सब लोगों ने हमको सिखाया और हमने वो एडॉप्ट करके आगे चल रहे हैं। आपने बोला कि कुछ यहाँ की प्रैक्टिसेस भी वो उधर लेकर गए, मतलब उन्होंने भी आपसे कुछ सीखा? हाँ, सीखा मतलब क्या सीखा कि उधर बहुत बड़े बड़े फार्म रहते हैं, या कुछ लोग फार्म बनाने को ही ज़्यादा पैसा डालते हैं उसमें, मतलब इंफ्रा को या एटोमाइजेशन को। तो एक कम पैसे में कैसे फार्म का शेड आपका बन सकता है, पार्लर बन सकता है, या फिर आपके जो रूम्स है या दूसरे कौन से भी जो जिधर पैसा इकोनॉमिकल कैसे वेस्ट रहता है हाँ, वो कैसे कम करना चाहिए। या फिर थोड़ा हम कन्वर्ट हो गए जर्सी की तरफ हो रहे हैं अभी, तो उसमें क्या आ रहा है कि प्रॉब्लम जर्सी में थोड़ा कम है, मतलब इम्यूनिटी पावर उसका अच्छा है, बाकी हुप के प्रॉब्लम बहुत कम है,
मिल्क यील्ड थोड़ा कम है, लेकिन आपके बाकी कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट बचती है और फीड का खर्चा कम होता है। तो ये भी थोड़ा देख के गए, उधर भी है लेकिन इधर का थोड़ा पर सीख के गए। वो ज़्यादा नहीं बोल रहा है, उनसे ज़्यादा हम सीखे, हमारे लिए तो लेकिन प्राउड की फिर बात भी। है कि इंडिया से, हाँ आपके फार्म से अगर कुछ लोग उधर के डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हाँ हमारे से भी कुछ सीखते हैं तो हमारे लिए हाँ प्राउड की बात है। जी मैं तो उस चीज़ को एक फीलिंग के साथ जी ये लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा हम बोलते हैं कि हम उधर से सीख रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन कितनी अच्छी बात है कि हमारे से भी वो लोग सीख रहे हैं, सीख रहे तो उसकी एक फीलिंग अलग है। हाँ मैं उस चीज़ को थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अभी आपने बात की कि न्यूट्रिशन में आपको जो कंसल्टेंट या जो उसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपको गाइड किया कि अलग अलग ग्रुप की अलग अलग फीड लीजिए क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग है। जी। आपने कितने ग्रुप बनाए हुए हैं? टोटल 12 ग्रुप्स है सर हमारे। शेड भी 12 है और ग्रुप भी 12 है। और इन तो 12 के 12 ग्रुप की फीड अलग है क्या? फीड अलग नहीं है, फीड से मतलब मतलब फीड सेम 6 टाइप की फीड है सर 6 हमारे। तरह का 6 तरह की फीड है। 6 रेसिपीज है। हाँ हाँ, मतलब ट्रांजिशन फीड, मतलब आफ्टर काविंग ट्रांजिशन फीड, और बिफोर काविंग मतलब क्लोजअप बोलते हैं हाँ उसको। जी। तो 8th मंथ के लिए अलग फीड है, 9th मंथ के लिए अलग फीड है। क्लोजअप में मतलब जब ड्राई करते हैं एनिमल, हाँ जी। उसमें 2 है। फिर आफ्टर काविंग ट्रांजिशन पीरियड, मतलब काविंग होने के बाद 2 महीने के लिए अलग फीड है। ठीक है फिर सर। हाँ, पिक करने, फिर मिड लैक्टेशन को एक फीड है। और बाद में फिर काफ स्टार्टर है और हिफर का, ऐसे 6 टाइप्स की फीड है। 6 तरह से आपने डिवाइड किया डिवाइड हुआ किया है सर। मतलब फीड 6 टाइप के है, और ग्रुप हमने कुछ आफ्टर काविंग ये 1 महीने तक अलग ग्रुप है। है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद हम फिर यील्ड के ऊपर ग्रुपिंग करते हैं, मतलब 30 के ऊपर जो है वो अलग, 25 to 30, 20 to 25 ऐसे ग्रुप है। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद फिर प्रेगनेंसी मंथ के ऊपर ग्रुप से, और ड्राई करने के बाद 8 और 9th मंथ का। और जो छोटे बच्चे हैं फिर वो प्रेगनेंसी तक एज के उसके ऊपर ग्रुपिंग है। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं हेल्थ के ऊपर। कॉमनली कौन कौन सी बीमारी डेयरी डेयरी काउस को होती है? कॉमनली मतलब एक तो हो गया कि होनी ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा एक मैंने जैसे मेस्टाइटस और एफएमडी, इनके नाम मैंने सुन रखे हैं थोड़े हाँ बहुत, हाँ हाँ। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता नहीं, कुछ बीमारी ऐसे है कि उस पे वैक्सीन है, है? हाँ जी। उसके ऊपर से आप 90 to 95% कंट्रोल कर सकते हैं। बचाव में ही बचा सकते 100% नहीं कर सकते, लेकिन हैं। ठीक है। 99% तक भी मान लीजिए कि कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ बीमारी है, जैसे कि मस्टाइटिस है, या हुप के कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए वैक्सीन्स नहीं है, जी। अभी तक तो नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों में जो टाइड अप है उसमें मस्टाइटिस का ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर बारिश का टाइम रहता है तो उस टाइम सनलाइट नहीं रहता है, बैक्टीरियल लोड ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम थोड़ा हाइजीन नहीं रहेगा फार्म में, तो मस्टाइटिस। या फिर आपकी मिल्किंग प्रैक्टिसेस कैसी है, मिल्किंग के टाइम आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसके ऊपर वो मस्टाइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा है। फिर वो ब्रीड के हिसाब से भी बदलता है, एचएफ में ज़्यादा है, जर्सी में कम है, बोपेलो में और कम है। तो वो भी डिसीज़ का जो ये रहता है कि कितने बार उनको डिसीज़ होता है, वो ब्रीड के ऊपर भी रहता है। फिर तीसरा चीज़ कि मिल्क यील्ड के ऊपर भी रहता है, जो हाई यील्डर से उसमें बीमारी आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा दूध निकलता है। तो ऐसा है, फिर इसमें ज़्यादातर मेजर बीमारियाँ जो है मतलब कैटल फार्मिंग में, तो पहले मास्टाइटिस है, फिर थाइलेरिसिस एक है, फिर लेमनेस एक है, फिर बाकी फिर बाहर से आने वाले वायरल बीमारी है या बैक्टीरियल बीमारी जो है, मतलब बाहर से संक्रमण हो सकता है, मतलब बाहर किसी फार्म पे आया और फिर इधर भी आपके फैल साथ जाती है। फैल जाते हैं, मतलब आदमी के तरफ से या हवा की जी जी। इसमें से, मतलब वो मीडिया से फैल सकती है। तो उसमें एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिसीज़,
फिर HS और BQ है, वो भी फैलती है? हाँ फैलती है। फिर अभी जो नई बीमारी है लंपी स्किन डिसीज है, और जो और ज़्यादा फैलने वाले और सबसे खतरनाक है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है फार्मर का भी और किसी डॉक्टर का भी, तो वो ब्रुसेलोसिस है के जी जी। जी। वो ब्रुसेलोसिस और मतलब खतरनाक क्यों कहते हैं कि वो जूनोटिक डिसीज में आती है, मतलब जानवर से आदमी को भी हो सकती है। उसको भी वैक्सीन है, लेकिन खाली वो वैक्सीन 4 to 8 मंथ के एज के बच्चे को ही दे सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है, देने के टाइम भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, तो डॉक्टर लोग ही नहीं देते, घबराते। उसको फिर वो गॉगल लगाना पड़ता है, हाथ में ग्लोव्स है, कहीं ये ट्रिक नहीं होना चाहिए अपना नीडल वगैरह, वो या आँख में नहीं जाना चाहिए, तो वो डरते हैं डॉक्टर लोग और वो थोड़ा करने का। लेकिन फार्मर ने उसके ऊपर जोर लगाना चाहिए कि हमको ब्रुसेला का वैक्सीन देना है, और बाकी के जो वैक्सीन है समझिए एपीएमडी हर 4 महीने में एक बार, HSV को एन्यूअली 2 बार देना है, मतलब 6 महीने के बाद आप दे सकते हैं। थाइलेरिसिस का साल में 1 बार दे सकते हैं। LSD का मतलब लंपी स्किन डिसीज का साल में 2 बार देना पड़ेगा। तो ये वैक्सीन देने के बाद आपका 90 to 95% बीमारी आपका कम हो जाएगा। तो वैक्सीन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मास्टाइटिस के लिए फिर आपका फार्म का कंफर्ट, हाइजीन और मिल्किंग के टाइम जो प्रैक्टिसेस है आपके, और जो फीड है, मतलब ये सब डिसीजेस कब आएंगे आपके फीड में, मिनरल्स, विटामिन की लेवल है, एनर्जी, प्रोटीन, ये सब ठीक तरह से है, तो उसका भी आने का चांसेस कम रहते हैं। न्यूट्रिशन भी सही चाहिए जी सर। बीमारियों से वैक्सीनेशन। जी, और वैक्सीनेशन भी चाहिए। आपको क्या ऐसा लगता है कि जो जैसे आपका तो बड़ा फार्म है और फैमिली के काफ़ी लोग इसमें हैं और खुद डॉक्टर साहब पूरी नॉलेज रखते हैं, जी लेकिन जो और फार्म है, चाहे वो छोटा फार्म है या बड़ा फार्म है, लेकिन उसमें एक मतलब कोई एक परमानेंट बीच में ऐसा वेटरनरी साइड से एक बंदा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है ये। अगर फैल जाए कुछ तो कंट्रोल से भी बाहर हो सकता है। तो एक एक बंदा, चाहे छोटा फार्म बड़ा फार्म, कोई वेटरनरी साइड से होना ही चाहिए, जी। होना चाहिए। नहीं, अभी इधर वेटरनरियन 3 लोग हैं हमारे फार्म पे। हाँ जी, आपका तो बड़ा फार्म है ना। हाँ। मैं उस उनकी जो मान लो 50 गाय तक के जब से ज़्यादा फार्म नहीं, उस पे भी सर कि 50-100 का उस तक कुछ वेटरनरियन का जरूरत नहीं है। 100 का उस तक मतलब स्पेशल वेटरनरियन रखने का आप ये कर सकते हैं कि मतलब जो आपके गवर्नमेंट के डॉक्टर हो या जो प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा नॉलेज चाहिए कि वो डॉक्टर क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए, ये भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको चाहिए कि मतलब सीमेन कौन से, वो मतलब ब्रीडिंग आप कौन सा करना चाहते हैं और वो कौन सा बोल रहा है। और आपका भी एक क्लियर ये चाहिए कि हमको जर्सी की तरफ जाने का, HF की तरफ, उसमें भी फिर बुल सिलेक्शन, ब्रीड डेवलप मतलब बुल सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो डॉक्टर आया, उसने जो निकाल के लिया स्ट्रॉ और वही भर दिया, वो मतलब कैसा 20 लीटर गाय का है, 15 लीटर का गाय का है, 50 रुपए का है कि 100 रुपए का है कि 500 रुपए का है, आगे की जनरेशन तो ठीक नहीं हो सकती है। तो इसी तरह आपको नॉलेज चाहिए एक तो फार्मर को, और फिर वो डॉक्टर को आप बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा करो आप। एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है मेरा जी। आपका फार्म एक बड़ा फार्म है, उसमें 700 अगर एनिमल है, तो आपको कभी डर नहीं लगता कि अगर कुछ बड़ी कोई बीमारी आ गई या कुछ ऐसा मेजर कुछ हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं अभी सर क्या होता है, सब हमारा जो है वैक्सीनेशन प्रॉपर रहता है और जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा है, तो हमारा भरोसा है। भरोसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी फार्म किया अभी 21 साल, अभी 22 साल चालू हो गए, मतलब 2003 में फार्म चालू किया था। उस टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस टाइम से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या हो गया है कि वैक्सीनेशन उस टाइम से प्रॉपर कर रहे हैं, तो अभी तक 2003 से अभी तक 21 साल में एक बार भी कौन सी भी बड़ी बीमारी नहीं आई है फार्म पे। तो अपना कॉन्फिडेंस तो वैक्सीनेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और न्यूट्रिशन के ऊपर, तो बीमारी आती ही नहीं। और एक मेरे सुनने में आया, मैं वो आपसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जब फार्म छोटा होता है
तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर कम होता है, और जब फार्म बड़ा होता जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर थोड़ा बढ़ता बढ़ है। जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है भी तो कितना फर्क पड़ता है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि वो क्या होता है, आपको हार्ड बढ़ने के बाद मशीनरी बढ़ानी पड़ती है। दूसरी चीज़, सब काम आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मतलब समझे, पहले 50 गाय था तो मैं या मेरे जो मामा जी वो सब देखते थे, मतलब पाउडर का भी वही देखते थे, डिसीज़ हो गया किसी को तो वही देखते थे, ये है करने का है तो वो खुद देखते थे, या फिर फीड का मैनेजमेंट है वो वही देखते थे, लेबर का वही देखते थे। तो इतना जानवर होने के बाद एक आदमी नहीं सब देख सकता है, उसके लिए आपको बाहर के मतलब फीड के लिए, फॉडर के लिए अलग आदमी चाहिए। फिर इधर मतलब ऑन फार्म 24 आवर्स डॉक्टर्स चाहिए। रात को कुछ प्रॉब्लम हो गया, दिन को कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक आदमी नहीं कर सकता है, एक छुट्टी पे गया तो दूसरा चाहिए, ऐसा होता है। फिर जो कॉन्सनट्रेट फीड बनाने का है उसके लिए आपको अलग आदमी चाहिए बनाने के लिए फीड मिल रहा है। फीड मिल में। या फिर आपने फिर कुछ इस पे खर्चा है एनिमल बढ़ने के बाद, और कुछ खर्चा ऐसा है कि हाइजीन के बारे में समझिए, आपको मास्टाइटिस के लिए प्रिकॉशन लेनी है तो उसके लिए प्रीडिप लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, उसका खर्चा बढ़ता है, टिश्यू पेपर लगेगा, स्ट्रिपिंग करने के लिए पर वो तो एक अलग आदमी लगेगा। जितनी गायें हो, कम गाय के लिए कम लगेगा, पर काउ तो उतना ही लग रहा है ना। हाँ, लेकिन जो फार्मर प्रैक्टिस करते हैं वो 50 एनिमल है, 10 एनिमल, उसके लिए वो अलग से वो करते नहीं है प्रैक्टिसेस। हाँ, मतलब अलग आदमी नहीं ना रख सकते कि स्ट्रिपिंग करने के लिए, वो खुद करते हैं फिर। एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लीजिए छोटा फार्म है, 50 हो गाय तक का, उसको 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए मान लीजिए 25 रुपए का कॉस्ट आता है, सब पकड़ के। जी। तो बड़े फार्म पर जब वो 500 700 या 1000 गाय का फार्म होता है तो वो 25 से बढ़ के कितना चला, और 25 से लेके 28-29 रुपीज तक चला तो जाता है। 2 से 3 रुपए पर लीटर बढ़ता है कॉस्ट सर। बढ़ जाएगा। जी। इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। ये हम्म, कितना तो एक हम ये सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जब लगाई जाएगी तो बड़े फार्म के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो ब्याज पड़ता है, हाँ। हाँ, मतलब इधर इतना बड़ा करने में आपको लोन तो उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो उसको ब्याज या मशीनरी एटोमाइजेशन करने के लिए खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन उतनी ज़्यादा क्वालिटी का दूध बनने से दूध का रेट भी रेट ज़्यादा बढ़ता मिलता है है, आपका, तो नेट नेट आप प्रॉफिट में ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा। और जानवर कम से कम फिर बीमार पड़ता है ना, हाँ, क्योंकि आपके पास हर चीज़ अब अच्छी क्वालिटी की अच्छी आने लगी क्वालिटी के आने लगे। है। आपका खुद का ये डेयरी फार्म और महाराष्ट्र का इन टोटल, आप दोनों का फ्यूचर क्या देखते हैं कि आपका खुद का डेयरी फार्म आने वाले और 10-15 साल में किस तरह का होगा? साइज़ चाहे ये हो या इससे बड़ा हो, लेकिन क्या सेम ऐसे ही रहेगा या आप और इसको अपग्रेड करते जाएंगे? और ओवरऑल महाराष्ट्र की जो डेयरी फार्मिंग है, जो मैं कहूँगा कि अभी बहुत चुनिंदा फार्म है महाराष्ट्र में जो आपकी तरह मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, ज़्यादातर तो अभी बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से पुराने स्टाइल से ही करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले 15 साल में आपके फार्म में भी अपग्रेडेशन और ज़्यादा होगी, और जो छोटे छोटे फार्म है वो भी अपग्रेड करेंगे अपने आप को? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हमारे फार्म की बात करें तो अपग्रेडेशन तो हमारा अभी एटोमाइजेशन तो है ही, लेकिन हम थोड़ा ब्रीडिंग के ऊपर अभी ये कर रहे हैं कि एचएफ से थोड़ा जर्सी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है एचएफ में बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा, यील्ड ज़्यादा है एचएफ में, लेकिन बीमारी भी थोड़ी ज़्यादा है, लेमनेस के प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो सेंसिटिव का है। सेंसिटिव का है, तो उस हिसाब से और कम मेंटेनेंस थोड़ा कम रहता है जर्सी का, तो उसका दूध कम है, और हम खुद का भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम हमारा खुद का प्रोसेसिंग प्लांट है, तो जितना मिल्क क्वालिटी अच्छा रहेगी उतना आगे हम कस्टमर को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स या मिल्क दे सकते हैं, तो इसलिए हमने अभी जर्सी पे कन्वर्ट होना चालू किया है। तो जर्सी पे कन्वर्ट होने से हमको प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है, तो इस पे अपग्रेड हो रहे हैं थोड़ा सा। बाकी हेल्थ मॉनिटरिंग है, हीट डिटेक्शन है, उसके ऊपर अपग्रेड होने वाले हैं हम थोड़े थोड़े दिनों में ही। फिर कुछ चीज़ें फॉडर के बारे में, मतलब कुछ
एटोमाइजेशन उधर भी करने गए। जो फोल्डर का प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है, मतलब आगे लेबर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें एटोमाइजेशन लाने का थोड़ा सोच रहे हैं कि मेज हार्वेस्टर ला सकते हैं क्या, उससे फिर वो साइलेज बना के कुछ दिनों का, 1 महीने का 2 महीने का, ऐसा कभी भी हमको बीच में प्रॉब्लम आ गए तो वो उस पर शिफ्ट हो सकते हैं थोड़े दिन के लिए। तो ऐसा थोड़ा सा है हमारा कि फोल्डर मैनेजमेंट की जो एटोमाइजेशन हो, जो अभी नहीं है, हेल्थ मॉनिटरिंग, हीट डिटेक्शन, और तीसरा ब्रीडिंग का थोड़ा सा ये चीज़ों पे कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि हर्ड बढ़ा रहे हैं अभी 200-300 गाय का, और एक ही जगह पे ज़्यादा नहीं होके ऐसा थोड़ा थोड़ा 500-500 गाय का 2-3 फार्म होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा हमारा विजन है। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि फार्मर के लिए, तो फार्मर के लिए हम अभी 20 गाय के, 50 गाय के, 100 एनिमल के ऐसे फार्म हमने लगाए हैं। तो उधर का दूध ऐसा ही क्वालिटी का लेते हैं, एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री। उसका उनको ट्रेनिंग नॉलेज दिए है फार्मर को। उनको रेट भी ज़्यादा देते हैं, मतलब 5 से 6 रुपए तक, जो बाकी के डेरे का तो रेट रहता है उससे 5 या 6 रुपए तक एक्स्ट्रा रेट देते हैं। तो इसका फार्मर का भी थोड़ा अर्निंग बढ़ता है, मतलब उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। दूसरा चीज़, हमारा वेटरनरी सपोर्ट भी है उनको, मतलब अभी 7 से 8 डॉक्टर्स है उधर, वेटरनरी डॉक्टर्स, कि वो फ्री में सर्विस देते हैं वो फार्म पे। मतलब हम उनका कॉल आ गया तो वो तुरंत जाते हैं उधर, उनका कुछ हो तो वो सब सर्विसेज, वेटरनरी सर्विसेज हम फार्मर को दे रहे हैं अभी। फिर वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, उसका भी प्रोटोकॉल रहता है, वो भी हम फॉलो करते हैं वो सब फार्म पे। तो ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब फार्मिंग कैसा करना चाहिए, हमारे इधर कुछ लोग आते हैं हमको नॉलेज दे के जाते हैं, तो फिर वो इधर कुछ इम्प्लीमेंट किया तो उधर भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो फार्म पे, और उनका दूध परचेस करते हैं। तो एक तरीके से आप छोटे फार्मर्स को सपोर्ट भी कर रहे हो, जी सर। ट्रेनिंग देकर जी। उनको दूध का अच्छा प्राइस देकर। हाँ। और वो जब इस तरह के और एग्जाम्पल बनते जाएंगे हाँ। तो पूरे महाराष्ट्र में या इवन और बाकी स्टेट्स में भी हाँ। उसके जैसे और अच्छे फार्म आते हैं। आते। तो ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेयरी फार्मिंग का फ्यूचर अच्छा है। मतलब पहला ऐसा क्लस्टर रहेगा कि खाली मिल्क क्वालिटी के ऊपर काम करता है, मतलब जो त्रिमूर्ति क्लस्टर है, कि पहला ऐसा डेयरी होगी या क्लस्टर होगा, हम क्लस्टर बोलते हैं उसको, त्रिमूर्ति क्लस्टर, कि जिसमें एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री, लो बैक्टीरियल काउंट, ऐसे इसके ऊपर दूध लेते और सेल भी करते हैं। एक मतलब भारत का पहला ऐसा एक क्लस्टर होगा। उसी तरह हम काम कर रहे हैं, वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसा दूध ले रहे हैं। या पेडियाट्रिक बोलते हैं कि आपको कि इसको दूध पहले बंद करो फिर वो बच्चा ठीक हो जाएगा, या वो पाउडर का दूध पिलाओ, आजकल एक कॉमन टर्म मतलब लैक्टोज लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो क्या होता है बेसिकली कि मिल्क में अडल्ट्रेशन रहता है। दूसरा चीज़, मिल्क में बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा रहता है, या कुछ उसने बैक्टीरिया पाश्चराइजेशन में ख़त्म होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे उनके पॉइजन छोड़ देते हैं उसमें, कि वो हमारे लिए, बॉडी के लिए थोड़े हार्मफुल है। तो इस वजह से वो बच्चों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम ये क्लेम करते हैं कि आज बच्चा बॉर्न हो गया तो कल से भी हमारा दूध पिला सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं हो सकता है, उसका गारंटी है हमारा। क्योंकि बैक्टीरियल काउंट की तरफ ध्यान देते हैं, एंटीबायोटिक्स, अफ्लाटॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, हेवी मेटल्स है, तो ये टेस्टिंग हम हर रोज़ करते हैं उधर हमारे प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये हम चैलेंज करते हैं, ये दूध पिलाओ, आपको बच्चे को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सब फार्मर ने, और सब जो दूध लेते हैं उसने भी थोड़ा फार्मर की तरफ थोड़ा ध्यान देके उसको थोड़ा ट्रेनिंग देके ये सब बातें सिखानी चाहिए, और सब इंडिया में ऐसा दूध मिले सब बच्चों को, या जो मतलब सभी पॉपुलेशन को ऐसा दूध मिले, इससे थोड़ा सा हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरा चीज़, आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध बंद करो, तो ये सब चीज़ों से भी बोलते हैं। तीसरा बोलते हैं कि वो A1 चाहिए, A2 चाहिए,
तो ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इंडिया में जो पॉपुलेशन है कैटल का या बफेलो का, बफेलो तो 100% A to A है। और हमने पहले गाय से इधर सब इंडिया में क्रॉसिंग हो गए, ब्रीड क्रॉसिंग। उससे क्या होता है कि 90% हमारे एनिमल A to A ही है सब जगह इंडिया में। और हमारा तो हमने सर्टिफिकेट बनाया है उसका DNA टेस्ट करके, हमारे इधर के 100% एनिमल A to A है। क्योंकि हम अभी 14 साल हो गए सर A to A सीमेन का यूज़ कर रहे हैं, A to बुल जो टेस्टेड है। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि खाली इंडिजिनस या बफेलो में A to A रहता है। आप आने वाले जो यंगस्टर और नए डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लस त्रिमूर्ति डेयरी फार्म में कोई एक या दो ऐसी चीज़ें बताइए जो कोई यहाँ से जो सीख कर जाए और वो मतलब रामबाण की तरह 100% जो भी उसको यूज़ करे उसको फ़ायदा ही होगा, तो वो प्लीज़ आप बताइए। तो इधर से लेके जाने के लिए आपको कम कॉस्टिंग का फार्म कैसे बना सकते हैं, मतलब शेड बना सकते हैं। फिर मतलब कम कीमत में फॉडर मैनेजमेंट, ये चीज़ है। कॉस्ट इफेक्टिव डेयरी और दूसरा चीज़ ब्रीडिंग के ऊपर जो हमने ये किया है कि कम पैसे में आप कैसे दूध तैयार कर सकते हैं। तो ब्रीड एक हमारा है जर्सी का, वो एक दे सकते हैं लोग, और उसके हिसाब से अभी सब जगह HF है, तो जर्सी का कैसे करना चाहिए वो भी थोड़ा क्योंकि जर्सी सबसे पहले इंडिया में जर्सी का वो इम्पोर्ट की गई थी, या सीमेंट जो है वो जर्सी है। लेकिन बाद में ये HF की तो उसका कैरेक्टरिस्टिक बड़ी है, गाय दिखने में अच्छी है, तो वो एडॉप्ट हो गई फार्मर की तरफ से। लेकिन ये एक देखने में है कि जर्सी का उसे कैसे फार्मिंग लो कॉस्ट में कैसे कर सकते हैं, वो एक देखने लायक है हमारा। नए फार्मर जो यंग जनरेशन है उन्होंने ज़्यादातर आना चाहिए इसमें। तो एक और दूसरा जो क्या है कि हम साइड बिजनेस समझते हैं इसको, तो एक मेन बिजनेस समझना चाहिए, मिल डेयरी फुल टाइम। तो उसमें फुल टाइम वही देखना चाहिए, डेयरी फार्मिंग है। और शुरुआत में आपको जितना बड़ा हर्ड होता है उसके हिसाब से आप खुद देख सकते हैं, बाद में फिर मैनेजमेंट लगा सकते हैं कि आदमी अलग अलग रखने का। लेकिन शुरुआत में आपको 24/7 वो बिजनेस पे ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि गाय का बिहेवियर आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर गाय रिप्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, हाइजीन मालूम होना चाहिए, न्यूट्रिशन मालूम होना चाहिए, काफ रेयरिंग मालूम होना चाहिए, ड्राई एनिमल का मैनेजमेंट मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने सीखना भी चाहिए, किधर ट्रेनिंग लेना चाहिए दूसरे फार्म पे जाके, कुछ फार्म्स देखने चाहिए, उनके शेड के स्ट्रक्चर देखने चाहिए, कुछ बुक्स या इंटरनेट पे नॉलेज लेना चाहिए। तो ये है, लेकिन हार्ड वर्क के लिए कौन से भी बिजनेस में कुछ ऑप्शंस नहीं है, हार्ड वर्क करके ही सक्सेस हो जा सकते हैं। तो हार्ड वर्क करके और इसका नॉलेज लेके बिजनेस में उतरना चाहिए। तो मतलब हार्ड वर्क भी होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए और साथ में स्मार्ट भी होना चाहिए आज के हिसाब से। तो अभिजीत जी आपने अपना कीमती समय दिया और आपने जितनी भी बातें बताई हैं मुझे लगता है हर एक बात वजन रखती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी डेयरी फार्मर या फ्यूचर डेयरी फार्मर इस वीडियो को देखेंगे आपकी बातें उनको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।